बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। प्रोग्राम हमारे बच्चे हमारा मुस्तक़बिल में एक बार फिर हाज़िर खिदमत है मिस अफ़शीन के साथ। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में कहा था कि हम कुछ टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, तो बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ आज पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह। जैसा कि हमने पिछली दफ़ा बात की थी, कुछ टर्मिनोलॉजीज़ आपने यूज़ की थी, उसी के बारे में आज सवालात करेंगे। जैसे कि कहा जाता है डिप्रेशन, टेंशन, स्ट्रेस, ये यूज़ होती है, बेसिकली टर्म्स होती हैं साइकोलॉजी में। इनमें क्या डिफरेंस है? मतलब पब्लिक को कैसे हम बता सकते हैं कि क्या मसला है? जी ये एक बहुत अच्छा सवाल इसलिए है कि बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूजन होती है कि हमें डिप्रेशन हो रहा है, टेंशन है या स्ट्रेस है। तो टेंशन और स्ट्रेस एक अलग चीज़ है और डिप्रेशन एक बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ है। सही। किसी भी क्लाइंट को हम फ़ौरन से ये नहीं कह सकते अगर वो किसी टेंशन में है कि ये डिप्रेशन में जा रहा है। डिप्रेशन एक डिसऑर्डर है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, सही। जो DSM का कुछ डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है। जब उस पर क्राइटेरिया पे जब चीज़ें सिम्टम्स उतरते हैं तो तब हम डिप्रेशन डायग्नोज करते हैं। सही। जबकि टेंशन और स्ट्रेस एक बहुत मुख्तलिफ चीज़ है और एक बहुत नेचुरल चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सुबह किसी बच्चे का पेपर है तो रात में ऑब्वियस है कि उसे थोड़ी बहुत टेंशन या थोड़ा बहुत स्ट्रेस होगा। उसमें जहनी दबाव होना या कभी होता है कि थोड़ी सी बाउल मूवमेंट्स वो होती हैं, पेट में दर्द होना, हाँ। या पसीने पसीने आना, या जैसे जैसे पेपर करीब आता जा रहा है, क्या पेपर मिलने वाला है, भूख खत्म हो जाती है वो ये बार-बार चीज़। तो। हाँ, तो ये एक नेचुरल है। सही। अगर कोई स्ट्रेसर आपके सामने मौजूद है और फिर भी आपको स्ट्रेस नहीं हो रहा और टेंशन नहीं हो रही, तो ये ज़रा सोचने की बात है कि क्यों नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? ठीक है, तो ये इट्स नेचुरल। और स्ट्रेस और टेंशन पर एक टाइम तक होता है और फिर उस टाइम के बाद वो ख़त्म हो जाता है। सही। पेपर से पहले पेपर का स्ट्रेस था, फिर खत्म पेपर हो जाए। गया, स्ट्रेस ख़त्म। सही। कहीं पर इंटरव्यू देने जाना था, उसकी टेंशन थी, उसका स्ट्रेस था। वो जब तक था जब तक वो इंटरव्यू नहीं हुआ। अब इंटरव्यू हो गया, अब उसके बाद वो स्ट्रेस, वो टेंशन ख़त्म हो गई। सही। ठीक है, तो ये है स्ट्रेस और टेंशन। लेकिन अगर हम डिप्रेशन की बात करें, डिप्रेशन एक ऐसी कंसिस्टेंट पैटर्न है कि जिसमें मुसलसल 2 से 3 हफ्ते तक क्लाइंट परेशान रहेगा, दुखी महसूस होना, बार बार रोने का दिल चाहेगा, लैक ऑफ इंटरेस्ट, किसी एक्टिविटी में, किसी डेली फंक्शनिंग में दिल नहीं लग रहा, ना कुकिंग में दिल लग रहा है, ना खाना खाने में दिल लग रहा है, ना कपड़े चेंज, ना ड्रेसअप होने में दिल लग रहा है, किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं रहेगा। इसका दुखी होने का मतलब जो दौरानिया है, दुखी होने का या उदास होने का जो दौरानिया है, उसकी शिद्दत भी ज़्यादा होगी और उसका दौरानिया भी ज़्यादा होगा। तो जब 2 से 3 हफ्ते मुसलसल ऐसा ही मूड रहे तो फिर हम उसको जो DSM में डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है उसके तहत फिर डिप्रेशन डायग्नोस होता है। तो डिप्रेशन एक डिसऑर्डर है, एक टर्मिनोलॉजी है साइकोलॉजिकल, जबकि स्ट्रेस और टेंशन एक नेचुरल प्रोसेस है जिससे रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम सब गुजर रहे होते हैं। अच्छा, एक होता है एडजस्टमेंट डिसऑर्डर, इसे कैसे डिफाइन करें? देखिए, एडजस्टमेंट डिसऑर्डर का हम कंपैरिजन करते हैं PTSD के साथ। PTSD पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर और एडजस्टमेंट डिसऑर्डर में डिफरेंस ये होता है, कुछ नॉन लाइफ थ्रेटनिंग स्ट्रेसर्स होते हैं, जैसे कि मैं अगर बात करूं कि किसी क्लाइंट के सामने किसी की मौत हो जाती है, किसी की मौत वाक़ई हो जाती है, या किसी क्लाइंट के सामने कोई एक्सीडेंट हो जाता है जो कि उसने सिर्फ देखा है, उसमें उसकी लाइफ थ्रेटनिंग का कोई इशू नहीं है कि उसकी अपनी जान को खतरा था। उसके बाद अगर कुछ इस तरह की एंजाइटी सामने आ रही है, एंशियसनेस सामने आ रही है, तो फिर वो आगे चल के एडजस्टमेंट डिसऑर्डर बन सकता है। उसमें कॉज क्या हुई? नॉन लाइफ थ्रेटनिंग स्ट्रेसर कॉज हुई। जबकि अगर हम PTSD की बात करते हैं, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, उसकी जो कॉज होती है, रूट कॉज होती है, वो लाइफ थ्रेटनिंग स्ट्रेसर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई ऐसा इवेंट हुआ हो कि जिसमें उस बंदे की खुद जान को खतरा हो। जैसे कि अगर हमारे पास आज एक बड़ी अच्छी एग्जाम्पल है, आज फ़लस्तीन में क्या हो रहा है। फ़लस्तीन में हर वक्त जान को ख़तरा है, हर किसी को ये ख़तरा है कि शायद अभी ये लोग, कुछ लोग ये सामने मेरे मर रहे हैं, हो सकता है कि कल मैं भी मर जाऊँ, शायद कल मैं भी जिंदा ना रहूँ। तो ये जो एक अपनी जान को खतरा होता है, ऐसे जो इवेंट्स होते हैं इनको कहते हैं लाइफ थ्रेटनिंग इवेंट्स, कि आपने खुद मौत को बहुत करीब से देखा होता है।
या आपके सामने लोग मर रहे हैं और बहुत पॉसिबल है कि आप भी उसके अतप में आ सकते हैं, तो ये लाइफ थ्रेटनिंग स्ट्रेसर है। ऐसे स्ट्रेसर के बाद अगर एंशियस स्टेट सामने आ रही है तो ये आगे चल के PTSD बन सकता है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। तो दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन एडजस्टमेंट डिसऑर्डर एंड PTSD। अच्छा, आगे एक टर्म है फोबिया। फोबिया को भी अगर आप कंपैरिजन में बात करेंगे तो हम अच्छे से समझ सकेंगे फोबिया और फियर। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फियर एंड फोबिया। जैसे कि शायद मैंने अपने प्रीवियस सेशन में एग्जांपल भी दी थी कि अगर अभी यहाँ पर एक शेर आ जाए तो हम उससे डरेंगे, तो ये एक ऑब्वियस है, हम सबको डर लगेगा अगर शेर एकदम से आ जाएगा सामने, तो ये फेयर है, इट्स नॉट फोबिया। ये एक नेचुरल चीज है कि ज़ाहिर है एक ऐसा स्ट्रेसर सामने आ गया है कि जिससे डरना है, सब नेचुरल है कि हर कोई डरेगा। अच्छा, लेकिन अगर इस वक्त यहाँ पर एक छुपकली गिर जाए तो हो सकता है मैं और आप डरें, लेकिन अगर यहाँ पे कोई मेल फिगर्स मौजूद हैं तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है छुपकली का सामने आना। वो शायद कोई स्टिक या कोई चीज़ उठा के उसको मार भी दें, उसको भगा भी दें। लेकिन जो लोग इतने छोटे से स्ट्रेसर्स को लेकर भी डरते हैं और उन्हें उसको देखकर भी डर लग रहा होता है, दूर से भी देखने में डर लग रहा होता है, क्योंकि वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि आपकी जान को खतरा, जैसे हमने एग्जाम्पल दी शेर की, शेर अगर सामने है तो आपकी जान को खतरा है ना, ये लाइफ थ्रेटनिंग है। जबकि अगर छुपकली लेजर्ड की बात करें तो ये लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, लेकिन उसके बावजूद अगर उससे खौफ आ रहा है, उसका नाम सुन के खौफ आ रहा है, उसको देखकर खौफ आ रहा है, वो सामने आ जाए तो मजीद खौफ बढ़ रहा है, तो ये फोबिया है। तो दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन फोबिया एंड फेयर। फेयर एक नेचुरल प्रोसेस है, जबकि फोबिया ये हम सबके अलग अलग फोबियाज होते हैं, और जो हम स्पेशली हम फीमेल्स में फोबिया ज़्यादा होते हैं। अब उसमें हाइट फोबिया भी होता है, उसमें सोशल फोबिया भी होता है, हाँ बिल्कुल, वाटर फोबिया होता है, एग्जैक्टली, पानी का फोबिया होता है, हाइट फोबिया होता है, सोशल फोबिया होता है। लोगों के सामने इंटरेक्शन नहीं कर सकते, अगर एक गैदरिंग है तो उसमें जाके बात करना बड़ा मुश्किल लग रहा होता है, या इंटरेक्ट करना लोगों से मुश्किल लग रहा होता है, सोशल फोबिया है। तो इस तरह के डिफरेंट एनिमल फोबिया, जैसे मैंने अभी एग्जांपल ली लिजर्ड की, तो ये डिफरेंट फोबिया की टाइप्स हैं कि उस पर फिर हमें कोप अप करने के लिए ज़रूरी है कि किसी थेरेपिस्ट से कंसल्ट करें, किसी साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें, ताकि इस चीज़ को ख़त्म किया जा सके। मतलब सिंपली हम यूँ कहते हैं कि फेयर जो है वो सबको हो सकता है, फोबिया सबके अलग अलग होते हैं। एग्जैक्टली, सबके अलग अलग फोबिया होते हैं। अच्छा, फोबिया को ट्रीट करने के लिए सिस्टेमेटिक डिसेंसिटाइजेशन की जाती है, जो कि कोई थेरेपिस्ट या कोई साइकोलॉजिस्ट ही कर सकता है। उसमें हायरार्की एक पूरी हायरार्की बनती है कि फॉर एग्जांपल अगर लिजर्ड की बात करें कि लिजर्ड को सिर्फ देख के कितना खौफ आता है, उसका नाम आए तो कितना खौफ आता है, फिर जब वो सामने आ जाए तो कितना खौफ आता है, या अगर वो आपके ऊपर गिर जाए तो फिर क्या क्या स्टेट होता है। तो ये जो डिफरेंट स्टेजेस है ना, इसकी हायरार्की बनाकर और फिर उसका एक्सपोजर कराया जाता है वन बाय वन। सो दिस इज कॉल्ड सिस्टेमेटिक डिसेंसिटाइजेशन। इसके जरिए फोबिया के ट्रीटमेंट्स किए जाते हैं। अच्छा, ऑटिज्म को कैसे हम डिफाइन करेंगे? ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ASD। ऑटिज्म आजकल हम देख रहे हैं कि हमारे माशरे में बहुत से बच्चे हैं जिनको ये डायग्नोसिस दिया जा रहा है कि बच्चे के साथ ये ऑटिस्टिक बच्चा है। ऑटिस्टिक अगर कोई बच्चा होगा तो उसमें उसके कुछ सिम्टम्स हैं कि जिससे डायग्नोसिस किया जाता है कि इसको ऑटिज्म का इशू है। सोशल इंटरेक्शन नहीं कर पाते ऑटिज्म के बच्चे, या जो ऑटिज्म के क्लाइंट्स होते हैं वो आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं कर सकते। आप उनसे अगर बात करना चाहेंगे तो वो कभी भी आपसे आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं करेंगे। सोशल फोबिया बहुत ज़्यादा होता है उनमें, कि वो किसी से बात करना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। इसके अलावा वो किसी भी एक पैटर्न पे कंसिस्टेंट रहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने ऑटिस्टिक चाइल्ड को कोई एक्टिविटी दी है, अगर उसको वो पसंद आ गई तो अब वो बहुत देर तक उसी एक्टिविटी को करता रहेगा। उसका वो सेम कंसिस्टेंट पैटर्न हो सकता है कि अगर डेली भी वो किसी एक्टिविटी के लिए आए तो वो सिर्फ वही एक्टिविटी चूज करे। शिफ्टिंग नहीं होती है, सेम पैटर्न्स होते हैं जो कि मुसलसल एक एबनॉर्मलिटी की तरफ जा रहे होते हैं बहुत ज़्यादा। इसी तरह लैक ऑफ इंटरेस्ट होता है। ऑटिज़म के जो बच्चे होते हैं उनको हम इस तरह डायग्नोज कर सकते हैं कि ऑटिज़म के साथ एक टर्मिनोलॉजी एक और यूज़ होती है, ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। सम टाइम अगर हम डायग्नोसिस के लिए कोई बच्चा आता है तो ये डायग्नोज करना होता है कि इसको आइदर ADHD है या ऑटिज़म है। तो हम डिफ्रेंशिएट इस तरह कर सकते हैं, ADHD का बच्चा बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होगा, जैसे कि इसके नाम से जाहिर है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। एक तो उसकी अटेंशन प्रॉपर नहीं होती किसी भी एक चीज़ पे। आप उसको किसी एक्टिविटी के लिए अगर बिठाएंगे तो मे बी पॉसिबल कि 2 to 3 मिनट्स में उसको शिफ्टिंग चाहिए, स्विचिंग चाहिए फ़ौरन, फिर उसको कोई और एक्टिविटी चाहिए।
इसी तरह जैसे कि हमने ऑटिज्म में बात की थी कि उनका कंसिस्टेंट और सेम पैटर्न होता है, इसी तरह बिल्कुल ADHD के बच्चों का बिल्कुल डिफरेंट पैटर्न होता मतलब है कि opposite है। वो बिल्कुल अपोजिट है कि उनकी शिफ्टिंग फ़ौरन हो, उनका सिटिंग टॉलरेंस बिल्कुल भी नहीं होता है। जो ADHD के बच्चे होते हैं वो बहुत देर तक नहीं बैठ सकते, आप उनको बहुत देर तक सीट पर बिठा के कोई ये टास्क नहीं करवा सकते। उनका सिटिंग टॉलरेंस करवाना पड़ता है 2 मिनट्स 3 मिनट्स। बाज़ बच्चे होते हैं जो कि 2 to 3 मिनट से ज़्यादा सीट पर बैठ ही नहीं सकते, उनको भागना है क्योंकि वो हाइपर एक्टिव होते हैं, उनके अंदर एनर्जीज बहुत ज़्यादा होती हैं जो ADHD के बच्चे। जबकि जो ऑटिज्म के हैं उनमें लैक ऑफ एनर्जी है, उनमें लैक ऑफ इंटरेस्ट है, उनका सेम पैटर्न है। ADHD में इंक्रीज एनर्जी है, बहुत ज़्यादा एनर्जी है, बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव है। तो इन दोनों का जो ट्रीटमेंट प्लान है वो डिफरेंट अंदाज में किया जाता है कि जो ADHD के बच्चे होते हैं उनके सिटिंग टॉलरेंस कराया जाता है, उनको ऐसी थेरेपीज़ कराई जाती हैं जिसके ज़रिए वो बैठना सीखें, वो एक टास्क पे फोकस करना सीखें, कुछ देर तक एक सेम पैटर्न या एक कंसिस्टेंट पैटर्न के साथ रह सके। तो दिस इज ADHD एंड दिस इज ऑटिज्म। एक टर्म आती है मेनिया करके, उसे कैसे डिफाइन करें? मेनिया का जो एक बहुत मेन ट्रेट होता है वो ये होता है कि जो मेनिया के क्लाइंट्स होते हैं उनमें ग्रैंडियोसिटी होती है। ग्रैंडियोसिटी मीन्स कि उनको ऐसा लगता है कि मैं जो कह रहा हूँ वो बिल्कुल सही कह रहा हूँ और मैं शायद कहीं का राजा हूँ या कहीं का बादशाह हूँ। मतलब एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है जो कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे होता है। इट इज़ कॉल्ड ग्रैंडियोसिटी। ये मैनिक पेशेंट्स जो होते हैं, मैनिया के पेशेंट्स जो होते हैं उनमें होती है। फिर उनमें बहुत ज़्यादा वो ऐसे अगर किसी को मेनिया हो रहा है तो मे बी पॉसिबल कि किसी एक्टिविटी में उससे पहले वो इतना ज़्यादा वो एक्टिव नहीं होता था, लेकिन जब से वो मेनिया का पेशेंट हुआ है तो किसी भी एक ख़ास पैटर्न, किसी ख़ास एक्टिविटी में अपनी एक्स्ट्रा एनर्जीज शो करेगा, एक्स्ट्रा इंटरेस्ट शो करेगा जो कि एबनॉर्मल लगेगा, मतलब वो एक नॉर्मल से हट के होगा। अच्छा, मेनिया के पेशेंट्स का एक ट्रेट ये भी होता है कि इनका फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल अभी इनके जहन में आइडिया आया कि मुझे कुकिंग करनी है, सही। कुकिंग करते करते एकदम याद आएगा कि कपड़े भी पड़े हुए थे, कपड़े भी धोने जाना है, तो वो कुकिंग वहीं बीच में छोड़ के वो कपड़े धोने चले जाएंगे। कपड़े पूरे नहीं धुलेंगे और फिर कोई तीसरा आइडिया जहन में आएगा कि नहीं मुझे तो बुक रीडिंग करनी थी, तो वो बुक रीडिंग करने चले जाएंगे। मतलब ये नॉर्मल से हट कर एक पैटर्न है ना कि फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ कंसिस्टेंट नहीं है, थॉट आइडियाज़ कंसिस्टेंट नहीं है कि कंसिस्टेंसी से एक टास्क को पूरा कर सके। इसके अलावा मेनिया के क्लाइंट्स टॉकेटिव देन अनयूजुअल हो जाते हैं। ऐसे पहले वो इतना ज़्यादा बात नहीं करते थे, लेकिन अगर वो मेनिया के पेशेंट्स हो गए हैं तो फिर वो बहुत ज़्यादा बोलेंगे, एक्स्ट्रा बोलेंगे, जो बातें नहीं भी करनी। फॉर एग्जाम्पल कुछ इश्यूज़ ऐसे होते हैं जो कि बहुत सेंसिटिव इश्यूज़ होते हैं और हम सोशली उन पर बात नहीं करते, ऑल्दो वो नेचुरल इश्यूज़ हैं, लेकिन हम सोशली हर किसी के सामने उन बातों को नहीं कर सकते। अगर कोई मेनिया का पेशेंट है तो वो इस चीज़ में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता कि आइदर ये जो टॉपिक है ये बहुत सेंसिटिव है और इसको इस मौके पर कहना है या बात करनी है या नहीं। वो बड़ा ब्लंटली और बड़ा कॉन्फिडेंटली जो है वो हर टॉपिक पे बात कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा टॉकेटिव हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जीज उनमें आ जाती हैं। दिस इज़ मेनिया। एक टर्म है यहाँ पे शिज़ोफ्रेनिया, मतलब ये तो खुद मेरे लिए भी एक नई टर्म है। शिज़ोफ्रेनिया जो है वो एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। शिज़ोफ्रेनिया के कुछ ट्रेट्स हैं जो कि आते हैं इसमें, हेलुसिनेशंस, डिल्यूजन्स, इल्यूजन्स। हेलुसिनेशंस क्या होती हैं? हेलुसिनेशंस ये होती हैं कि आपकी ब्रेन में कुछ ऐसे केमिकल इम्बैलेंसेस होते हैं जिसकी वजह से जो चीज़ सामने नहीं भी होती वो नज़र आ रही होती है। फॉर एग्जाम्पल मुझे ऐसा लगे कि मुझे खिड़की में से कोई झांक के देख रहा है जबकि वहाँ कोई भी नहीं होता। मुझे ऐसा लगे कि ये जो लोग सारे बैठे हुए हैं ये मुस्कुरा रहे हैं और हंस रहे हैं, मेरे ऊपर हंस रहे हैं जबकि वो अपनी बात कर रहे हैं। इसी तरह से कानों में आवाज़ें आना, कुछ ऐसी आवाज़ें आना जिनकी कोई एग्जिस्टेंस ना हो, लेकिन ऐसा लगे कि कुछ कानों में कोई आवाज़ें आ रही हैं कि कोई कुछ कह रहा है चीख कर, या कोई मेरा नाम ले रहा है, या कोई भी नेगेटिव थॉट हो सकती है जो कि ऐसा महसूस हो रहा होता है शिज़ोफ्रेनिक पेशेंट्स को कि हाँ हमें आवाज़ आ रही है कानों में। जबकि अगर कोई सामने उनके ऐसा लेमैन होगा जिसको नहीं पता शिज़ोफ्रेनिया के बारे में, वो कहेगा यहाँ तो कोई मौजूद नहीं है, तुम्हें किसकी आवाज़ें आ रही हैं। लेकिन शिज़ोफ्रेनिक पेशेंट्स कॉन्फिडेंट होते हैं कि नहीं मैं सुन रहा हूँ, मेरे कान में आ रही है आवाज़ें, क्योंकि उन्हें फील हो रहा होता है, उन्हें कोई दिख रहा होता है। अच्छा, हमारे माशरे में क्या होता है, अगर ऐसे कोई इशूज सामने आते हैं हम कहते हैं शायद कोई साया आ गया है, कोई आसेब है या कोई जिन्नात का जिन है। ये ऐसा कुछ नहीं, ये एक डिसऑर्डर है, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जिसमें केमिकल इम्बैलेंस इतना ज़्यादा हो जाता है कि जिसकी वजह से जो क्लाइंट है शिज़ोफ्रेनिक वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता कि आया ये जो आवाज़ें हैं, ये जो दिखाई दे रहा है ये हकीकत में है या ये इसकी कोई रियलिटी नहीं है। वो कॉन्फिडेंट रहेगा कि नहीं रियलिटी है, मुझे नज़र आ रहा है ऐसा। इस तरह डिल्यूजन्स होना, थॉट्स आना
कि अगर किचन में किसी ने खाना बना के कोई मेरे लिए लाया है तो यकीन इसमें जहर मिला हुआ होगा। अब वो उस खाने को नहीं खाएगा, उसे ऐसा लगेगा कि इसमें कोई जहर मिला के लाया है। अब वो भले उसकी अपनी पेरेंट्स हों, उसका स्पाउस हो, वो उन जो लैक ऑफ ट्रस्ट होता है ना, उनका ट्रस्ट नहीं रहता किसी पर, तो उन्हें ऐसा लगता है तो जहर मिला के लाया है या इसमें कोई ऐसी दवा डाली है जिससे मैं सो जाऊंगा तो मैं कभी उठ ही नहीं पाऊंगा। तो इस तरह की इल्यूजन्स होती हैं कि नेगेटिव थॉट्स आना दूसरों के कि कोई मुझे मार देगा या मतलब वसवसे इसे कहते हैं ना, वहम वसवसे। तो इस तरह की चीज़ें ये शिज़ोफ्रेनिया के ट्रेट्स हैं। ओके, अच्छा एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि ये बीमारियां जो है डिसऑर्डर्स, ये बाय बर्थ आते हैं या फिर सोशल बाद में आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी में कुछ ऐसे हादसा हुए जिसकी वजह से ये डिसऑर्डर्स आना शुरू होते हैं? अच्छा देखिए, साइकोलॉजिकल डिफरेंट डिसऑर्डर्स जो है उनका अगर हम कॉज की बात करते हैं तो कॉजेज भी डिफरेंट होते हैं। सम टाइम ये इनहेरिट होते हैं। सही। अब बहुत सारे डिसऑर्डर्स ऐसे हैं जो कि हेरिडिटी में चलते हुए आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर फादर या उनके फादर मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के रहे हो शिकार, तो मे बी पॉसिबल कि उनके ऑफस्प्रिंग्स में ये चीज़ दोबारा से इनहेरिट हो जाए। इसी तरह जैसे बाइपोलर एक डिसऑर्डर है या मैनिक डिसऑर्डर्स हैं, तो हो सकता है कि ये हेरिडिटी के थ्रू आ रहे हों। लेकिन कुछ डिसऑर्डर्स ऐसे होते हैं जो कि लाइफ इवेंट्स के बाद होते हैं। जैसे अगर हम PTSD की हमने अभी बात की, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, उसमें कोई ऐसा इवेंट हुआ, हमने फ़लस्तीन की बात की थी कि वहाँ पे एक ऐसे इवेंट्स हुए, इसके बाद जो डिसऑर्डर सामने आ रहा है तो वो एक लाइफ इवेंट था जो कि ट्रिगर करेगा, बार बार माइंड में ट्रिगर करेगा और फिर उससे डिसऑर्डर सामने आएगा। तो ये इनहेरिट नहीं है, ये डिसऑर्डर है जो कि इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से सामने आया है। तो डिफरेंट डिसऑर्डर्स की डिफरेंट कॉजेज होती हैं जिसकी वजह से वो डिसऑर्डर सामने आते हैं। पर्सनैलिटीज में एग्जैक्टली बाय बर्थ भी हो सकता है, इनहेरिट भी हो सकता है और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया हमें सफरीन साहिबा, आपने जो है दोबारा से बहुत हमारी मालूमात में इजाफा किया। उम्मीद है कि हमारे नाजरीन को भी इस मालूमात से काफ़ी फ़ायदा हासिल हुआ होगा। परवरदिगार से दुआ है कि अल्लाह हमें हमारे बच्चों की बेहतरीन तरबियत करने की तौफीक अता फरमाए। वस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।